डेफिनेट इंटीग्रेशन का इक्वेशन हम लोग कल बन लिया था। क्वेश्चन नंबर था 108। इसके अंदर 108 में हम लोगों को दिया क्या था, I = π/4 to π/3 8 sin x minus sin 2x by x, है ना। और इस क्वेश्चन में I की रेंज ढूंढनी थी। इससे समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना नहीं, आपको सिर्फ रेंज पता करना है और इसका मतलब हमें इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से जैसा रेंज मतलब फंक्शन का रेंज होगा और जैसे इनइक्वालिटी फंक्शन को लेकर आएगी वैसे हम इनइक्वालिटी इंटीग्रेशन को लेकर आएगी। हमने ये किया था कि भाई इसका पीरियड जानने के लिए तो हमने f(x) को 8 sin x minus sin 2x ले लिया, इसका डिफरेंशिएट कर लिया जिससे इसका बिहेवियर पता चल जाए। तो क्या होगा ये 8 cos x minus 2 cos 2x, राइट। अब इसका बिहेवियर तो पता चल जाएगा, बट प्रॉब्लम है कि इसे डिवाइड में एक भी चाहिए जो उस दिन कर भी रहे थे अपने। हमने इसका रेंज पता कर लिया था, मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये पूरा आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आया था, इसलिए पता चल गया था ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, π/4 पर सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, π/3 में। तो इसकी रेंज मिल गई थी। पर आपको 8 sin x minus sin 2x x है तो फिर दोनों तरफ x से डिवाइड कर लिया था, है ना। जैसे ये अगर मेरा 8 cos x minus twice of cos 2x, cos 2x को अगर हम लिख ले 2 cos 2x minus 1 तो क्या हो जाएगा ये 8 cos x minus 4 cos 2x plus 2। -4 अगर कॉमन ले लिया जाए क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक है मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। -4 कॉमन ले तो cos 2x minus 2 cos x, राइट, और प्लस 2। -4 कॉमन ले तो क्या हो गया cos 2x minus 2 cos x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करोगे 1, तो क्या हो जाएगा cos x minus 1 का आपने कितना ऐड किया 1 नहीं है, या आपने -4 ऐड किया, तो आपने -4 ऐड किया तो सामने तो यहाँ पर क्या देगा +6। अब cos x minus 1 का रेंज किसके बीच में -1 to 0 उसका स्क्वायर, 0 to 1 उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 to 0 उसका +6। पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव में आ गए तो मुझे समझ में आ गया भाई ये ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन कैसा होगा सिंपली इंक्रीजिंग। अगर सिंपली इंक्रीजिंग होगा तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा π/4, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, मतलब f of π/4 से बड़ा होगा जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगा, f of π/3 सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। फिर उसी लिए सब किया था। फिर हमें पता था कि डिवाइड बाय x है तो यहाँ पर और जगह पर डिवाइड बाय x कर लिया और x से आप डिवाइड करो तो आपकी इनइक्वालिटी को फर्स्ट इजीली नहीं मिलेगा कि x ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट। पर फिर हमें पता लगा कि जो रिलेशन फंक्शंस का होगा वही रिलेशन उनके इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर 1/x क्योंकि तो कांस्टेंट होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x आएगा। फिर हम वहां पर हम अटक गए क्योंकि आपके ऑप्शन कहीं पर भी ln आपके हर ऑप्शन पाई के टर्म्स तो ये समझ में आ गया तो भाई इससे तो आंसर नहीं आता, राइट। तो फिर आप उसमें क्या अप्रोच फॉलो करें जिससे आंसर नहीं आ रहा है। तो मेथड सही है बट इससे जो उन लोगों ने ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते थे इसका, फिर क्योंकि x चाहिए डिवाइड तो फिर मैंने इसका डबल डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x का वापस डिफरेंशिएट करोगे f डबल डैश ऑफ x तो क्या आएगा -8 sin x प्लस 4 sin 2x, है ना। cos 2x का माइनस sin 2x इंटू sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x तो क्या हो जाएगा 8 sin x cos x, 8 sin x कॉमन तो क्या बचेगा cos x -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, उसका सब -1 कर नेगेटिव में जाएगा
और ये तो पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव के पूरा आंसर कैसा हो गया, लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 हो गया तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगा इस रेंज में, डिक्रीजिंग है 5/4 पे, और सबसे बड़ी वैल्यू उल्टा होगा या सीधा होगा, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तब एक्स को इंक्रीज करोगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगा, तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू 5/3 मिलेगी और सबसे बड़ी वैल्यू 5/4 डिक्रीजिंग है। 5/3 एफ डैश में अगर आप 5/3 डालते हो, एफ डैश में अगर आप 5/3 डालते हो तो क्या आएगा, 460 1/2, और यहाँ पर अगर आपने 60 डाला 120 और 120 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का तो +1, तो ये 5 हो गया है ना। 5/4 डालोगे cos 45 1/√2, तो कितना हो जाएगा 4√2, 4√2 ना, 4√2, और यहाँ पर अगर 5/4 डाला तो 5/2 हो जाएगा, तो 4√2। ये आप लोगों का एफ डैश ऑफ एक्स करेगा। अब मैं अगर यहाँ पर दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करो तो 5 का इंटीग्रेशन, 5x एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, 4√2 का इंटीग्रेशन, 4√2x, ये x को मैं ले जाता हूँ डिवाइड, तीनों को 5x से डिवाइड कर देता, तो एफ ऑफ एक्स बाई एक्स का रेंज क्या आ गया, 5 से लेके, और एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका ये था, आपको 8 sin x माइनस sin 2x पे x का रेंज मिल गया 5 से, 8 sin x माइनस sin 2x बाई x का रेंज 5 से लेके 4। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो जो रिलेशन फंक्शन से वही रिलेशन उसका इंटीग्रेशन का होगा, तो क्या हो जाएगा 8 sin x माइनस sin 2x बाई x, किससे बड़ा होगा। अच्छा, लिमिट क्या है 5/4 से 5/3, तो आपका एक तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो 5 का इंटीग्रेशन 5x और x की जगह पर क्या रखना होगा 5/3 माइनस 5/3, तो 5/3 हो जाएगा, लेस देन 4√2 का इंटीग्रेशन 4√2x, उसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 5/3 माइनस 5/2 राइट। अब देखोगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर जो आ रहा है, इस I का जो रेंज होगा वो 5 5/12 से लेके √2 5/3 के बीच में होगा, तो C होगा। सेम डिफरेंशियल से नहीं होगा, इसमें 2 डिफरेंशियल समझना पड़ेगा। देखो और फिर D बना हो जो किया 142 1 का 3T है ना अंदर, इसका 126 हो गया।
देखो ना 142। और ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू 0 to 2 t रेज़ टू m into 1 plus 3t रेज़ टू n। ठीक है, फिर आप लोगों को पूछा है ये इस क्वेश्चन में 11 टाइम अल्फा ऑफ 10 कोमा 6 प्लस 18 टाइम अल्फा ऑफ 11 कोमा 5 का आंसर अगर p टाइम 14 रेज़ टू 6 के बराबर है तो p की वैल्यू कितनी होगी? मतलब बेसिकली वो आपसे चाहते नहीं कि आप इंटीग्रेशन करो, क्योंकि हो भी नहीं सकता है। अल्फा ऑफ 10 कोमा 6 का मतलब क्या हो गया? आप m की जगह पर 10 रखोगे, n की जगह पर 6 रखोगे तो t का पावर 10 हो जाएगा और 1 प्लस 3t का पावर 6 हो जाएगा। उनको पूरा इंटीग्रेशन चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने बोले कि भाई इसको आप 10 कोमा 11 कोमा 5 में कन्वर्ट कर लो, आपको रिलेशन चाहिए। 11 कोमा 5 में रिप्लेस करने का मतलब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? ये है इसको अल्फा को 11 बाई 5 करना चाहिए, यहाँ पर 10 की जगह पर 11 आ जाना चाहिए, यहाँ पर 6 की जगह पर। किसी का भी पावर कब डिक्रीज होता है और किसी का पावर इंक्रीज कब होता है? जिसमें किसमें बाई पार्ट करना होगा, ये u होगा, ये v होगा। इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। u v के रूल के हिसाब से u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन 6 टाइम 1 प्लस 3t रेज़ टू 5 तो 1 प्लस 3t का 3t होगा, उसका 18 आ गया इनटू t रेज़ टू 11 बाई 11। यहाँ पर तो लिमिट लगा लेंगे, 2 रखा तो 3 to the 6 plus 1 7 रेज़ टू 6 into 2 रेज़ टू 11 डिवाइड बाय 11। यहाँ पर क्या कॉमन निकला होगा? 18 बाई 11 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? अल्फा 11,5 बच गया। सही है, दोनों का एलसीएम 11 को सामने मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 11 टाइम अल्फा 10,6, ये माइनस वाला टर्म उस तरफ गया तो प्लस 18 टाइम अल्फा 11,5 वही चाहिए था आपको, और ये बचा आपके पास। और उन्होंने आंसर 14 में कन्वर्ट करने को बोला है, तो 7 ऑलरेडी है, यहाँ से 2 रेज़ टू 6 दे देता हूँ इसको, तो 14 रेज़ टू 6 हो जाएगा। 2 रेज़ टू 6 दे दिया तो बचा कितना? 2 रेज़ टू 5 32। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। ठीक है, उसमें 1 प्लस 3t कॉमन दिया एक बार, कॉमन तो ऊपर अल्फा वाले से 1 प्लस 3t और बीटा वाले में से t और फिर बाई पास करना। डायरेक्टली करना। क्वेश्चन नंबर 126, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है तो ब्रेक तो करना पड़ेगा। कैसे करोगे ब्रेक? रेंज क्या दिया होगा? 0 से रेंज 6 की रेंज है। आपके पास ग्रेटेस्ट के अंदर क्या दिया है? 1 बाय, तो आपको किसकी रेंज चाहिए होगी? 1 बाय की 0 से 1 अपॉन 7 का पावर 1 बाय x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय x इज बिटवीन 0 to 1, तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाय x बिटवीन 1 to, तो ब्रेक करते जाना पड़ेगा। कितनी बार ब्रेक होगा? इनफाइनाइट टाइम, बट ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम में। पहला ब्रेक 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, तो 1 बाय 7 रेज़ टू 1 आ जाएगा। और जब आप लोग का 1 बाय x 1 से लेके 2 था, आपको लिमिट तो x की रखनी पड़ेगी, वैल्यू 1 बाय x की होगी बट लिमिट इसका रेसिप्रोकल करोगे x के लिए तो क्या आएगा? 1 बाय 2 से 1। उसके बाद का ब्रेक क्या होगा? 2 to 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 1 बाय 7 लिमिट रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाय 2 से 1 बाय 3, 1 बाय 3 से 1 बाय 2। फिर तीसरा ब्रेक 3 to 4, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, x की रेंज 1 बाय 4 से, अरे तो कहाँ तक जाने वाले ये? इनफाइनाइट तक। सही है। 1 बाय 7 का इंटीग्रेशन 1 बाय 7x, तो 1 बाय 7x, x की वैल्यू 1 माइनस
1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/7 स्क्वायर कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/7 क्यूब का इंटीग्रेशन 1/7 क्यूब x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका आंसर है। ऑब्वियसली कैसा आंसर छोड़ा नहीं होगा उन लोगों ने, तो उन लोगों ने पूरा आंसर किसके टर्म में दिया? लॉग के टर्म में। ये तो पक्की बात है कि भाई इसका इंटीग्रेशन से तो लॉग नहीं आ रहा है, तो अगर इंटीग्रेशन से लॉग नहीं आया तो लॉग कैसे आ सकता है? तो लॉग की सीरीज जा सकता है। अब लॉग की सीरीज क्या होता है? log 1 plus x की सीरीज x raised to 1/1 minus log 1 का x की वैल्यू क्या है? x raised to 1/1 minus x square by 2 plus x cube by 3 चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। जैसे हमारे पास log की सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अलग अलग कर लो, फर्स्ट टर्म को अलग करो, हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म अलग करो। फर्स्ट टर्म को अलग करो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1/7 into 1 1/7 है ना, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म हुआ 1/7, सेकंड टर्म क्या होगा? 1/7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। 1/7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म को 1/7 का पावर 1 डिवाइड बाय 1। ये थर्ड टर्म को 1/7 का डिवाइड बाय 3 चलता रहेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसमें बस इतना है कि log की सीरीज में ऑल्टरनेट साइन होता है, इसमें सारे प्लस है सारे, तो फिर इसका कि log 1 plus x की सीरीज की बात नहीं है, log 1 minus x की सीरीज की बात हो रही है। 1 minus इसमें x की जगह पर क्या रखोगे? तो इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर को जितने भी ऑड पावर है सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो सारे प्लस हो गए। ये एग्जैक्टली ये आ गया ब्रैकेट में, एग्जैक्टली ये। बस x की जगह पर क्या है? 1/7। x की जगह पर 1/7 है तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर क्या होगा? आगे एक माइनस है ना, log ऑफ 1 minus 1/7 6/7 इतना आया। तो इसके फाइनल आंसर नहीं है, ये फर्स्ट टर्म आपने साथ में लिया उसका आंसर है। अब यहाँ पर सेकंड टर्म को साथ में लेते हैं, माइनस कॉमन। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/7/9। उसके बाद क्या होगा? 1/7 का स्क्वायर बाय 3, फिर 1/7 का क्यूब बाय। इसमें मुझे दो चीजें मिसिंग दिख रही है। आपको क्या, आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये इनफाइनाइट सीरीज है, पर log की सीरीज में तो जितना पावर होता है वही चीज नीचे चाहिए, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पावर 1 है तो नीचे 2 है, पावर 2 है तो नीचे 3 है, पावर 3 है तो नीचे। इसको तो 1 2 3 नहीं बना पाओगे, तो इसका पावर से 1/7 से डिवाइड और 1/7 से मल्टीप्लाई। 1/7 1/1/7 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर अब मैच हो रहा है, पर एक टर्म मिसिंग है अभी भी। फर्स्ट टर्म कितना? 1/7। इसको अगर मैं प्लस 1/7 कर लूँ, अगर यहाँ पर प्लस 1/7 करूंगा तो आगे -1/7 भी करना पड़ेगा। अब इसका आंसर कितना ठीक है जो माइनस है ना? इसकी सीरीज कितनी? इसका आंसर कितना? माइनस, ये माइनस जो होता है तो माइनस माइनस प्लस 7 टाइम्स log 1 minus 1/7 तो 6/7, और ये -7 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। -7 into -1/7 कितना हो जाएगा? +1। 7 times log 6/7 minus 1 time log 6/7, 6 times log 6/7 और प्लस 1। ये आपके पास देखो ये ऑप्शन। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के बाद आपको आंसर log में जब उसकी सही हो सकता है।
मतलब 187 187 में आप लोगों को दिया g of x equal to 0 to x t f of t dt, है ना? पहले दिया g of x equal to 0 to x t f of t dt. g of x क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ है? x raised to 6 plus x raised to 7. आपको ढूंढना क्या है? सिग्मा of r equal to 1 to 15 f of r की वैल्यू. सबसे पहले तो मैं हिसाब से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए इंटीग्रेशन हटाने के लिए. डिफरेंशिएट करोगे तो g of x का डिफरेंशिएशन g dash of x is equal to x का डिफरेंशिएट 1 जहाँ पर भी t होगा वहाँ पर x तो क्या हो जाएगा x into f of x माइनस लोअर लिमिट 0 का तो 0 हो जाएगा. तो ये आपका g dash of x है इसके इक्वल x into f of x के इक्वल. करेक्ट. आपको यहाँ पर f of r क्यूब चाहिए, मतलब मुझे हमें से क्यूब वाले टर्म चाहिए. f of है ना r क्यूब जैसे काम करते x की जगह रिप्लेस करते हैं x क्यूब से. x की जगह पर x क्यूब से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा ये g dash of x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब इनटू f of x क्यूब. हम g dash of x क्यूब से निकाल सकते हैं g का डिफरेंशिएट करके g of x क्यूब का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करोगे g dash of x cube into x cube का 3x square x raised to 6 का 6x raised to 5 x to 7 का 7x raised to 6. तो g dash of x cube की वैल्यू कितनी होगी? ये 3x पे डिवाइड में चला जाएगा. 3x पे डिवाइड में गया तो 6x raised to 5 plus 7x raised to 6 upon 3x square और x cube पे डिवाइड में गया 3x raised to 5 is equal to 2 plus 7 f of x cube. x raised to 5 कैंसिल, क्या बचा 2 plus 7 by 3 ये आपका f of x क्यूब हो गया. करेक्ट. आपको बोला इसका एडिशन करना है, इसका सिग्मा चाहिए आपको. इसका सिग्मा चाहिए तो 2 का भी सिग्मा और 7 by 3 सिग्मा x. 2 का सिग्मा कितनी बार है 1 to 15 टाइम तो 2 15 टाइम ऐड करोगे 30 और यहाँ पर सिग्मा x मतलब 1 plus 2 plus 3 up to the 15. तो 1 से लेकर 15 का एडिशन n into n plus 1 divide by 2. ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा 30. ये कितना होता है 40 into 7 280. ठीक है ना. तो 310 ठीक है आंसर. पीछे 191 sin a by 2 कौन सा 191 sin 3 by 2x अपनी दे रखी है. जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करो 0 से 21 में 2i होगा है ना. देखिए 0 से 20 दिख रहा है 21 जिस पर होना चाहिए वो क्या 0 से 2i. अगर 0 से 20 होना तो फिर i का काम ही क्या है. तो 0 से 2i होगा. इसमें का i की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. i आपको दिया हुआ है 0 से लेकर 5/2 sin of
3/2x upon sin raised to 3/2x plus cos raised to 3/2x। ये जो sin 3x 3/2x उसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 3 टाइम x/2। तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। sin 3 थीटा की अगर फॉर्मूला अप्लाई करें सबसे क्वेश्चन में मिस्टेक है। sin 3/2x होगा तो इसका आंसर पाई के टर्म्स में आएगा ही नहीं। ये sin raised to 3/2x तो sin raised to power 3/2x होगा और sin raised to 3/2x होगा और लिमिट बाजू में 0 से 21 नहीं होगा 0 से 2 आएगा। अब sin raised to 3/2x तो फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ऊपर sin का cos नीचे sin का cos और cos का sin फिर क्या करोगे दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल ना 1 बचेगा 1 का इंटीग्रेशन ऐड लिमिट π/2 माइनस तो π/2 और सामने 2 आई होगा i की वैल्यू π/4 और वो i फिर उस लिमिट में पुट कर लेना तो वहां पर लिमिट क्या हो जाएगा वापस 0 से π/2 और फिर प्रॉपर्टी लगा के हट जाएगा मतलब कि अब वापस क्वेश्चन बन जाएगा और उसके बाद बचेगा क्या जिसका इंटीग्रेशन करना होगा कौन सा टर्म होगा π/2 sin x cos x मतलब वो कांस्टेंट तो बाहर ले लो फिर क्या बचेगा sin x cos x डिवाइडेड बाय sin raised to 4x प्लस उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे cos raised to 4x डिवाइड तो नीचे क्या आएगा 1 plus tan raised to 4x और ऊपर क्या आ जाता होगा 10x into sec square x पर 10 square x पर 3 156 उसमें पाई स्क्वायर पाई रेज़ टू x है कहाँ पर अच्छा हाँ सही वहाँ पर 1 plus पाई रेज़ टू x होगा 1 plus पाई स्क्वायर का तो चेंज नहीं ना बाहर निकल जाएगा 1 plus पाई रेज़ टू x होगा फिर प्रॉपर्टी लगती है 183 में नहीं लिमिट में t की जगह 180 लिमिट में t की जगह x है क्योंकि f of x और सामने x का टर्म ही नहीं है तो ऊपर t की जगह पर x होगा लिमिट और है कोई टेस्ट का मंडे तो टेस्ट पर
तो आपको अगर ये क्वेश्चन दिए और आपको बोलते हैं I1 I2 के बीच का रेशियो फाइंड करके दो, तो पक्की बात है फिक्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता मैं इसका। जिसमें ज्यादा टर्म हो उसमें फिक्स प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। सबसे ज्यादा टर्म है यहाँ पर, आप इसमें फिक्स प्रॉपर्टी लगाओ। फिक्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की जगह पर क्या रखोगे? a प्लस b माइनस x, तो 3 माइनस x है। x की जगह पर क्या देगा? 3 माइनस x। यहाँ पर भी x की जगह पर क्या आएगा? 3 माइनस x, और यहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस x। 3 माइनस x करोगे तो x माइनस 2। पहले तो एक बार हम लोग फिक्स प्रॉपर्टी लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आप अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या आएगा? ये 1 से लेके 2 3 माइनस x इंटू साइन ऑफ 3 माइनस x इंटू x माइनस 2, 3 माइनस x इंटू x माइनस 2। ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा? 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा ना, 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6, 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6 बराबर है। ये हुआ आप लोगों का। अब ये अगर आप सेपरेट कर लेते हो तो 1 से लेके 2 3 टाइम ये माइनस x टाइम ये, ठीक है राइट। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट बात करते हैं। ये I1 में हमने फिक्स प्रॉपर्टी लगा लिया। अब एक बार वही प्रॉपर्टी अगर I2 में लगा है, I2 में लगा होगा तो सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर ही चेंज होगा, जो भी होगा तो x की जगह पर रखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x की जगह पर 3 माइनस x और 1 माइनस x की जगह पर रखा होगा तो x माइनस 2। वापस यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आएगा राइट। 1 से लेके 2 साइन ऑफ 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6। अब ये जो I1 में है, अगर मैं इसको अगर अलग अलग कर लूं, अलग अलग करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स साइन ऑफ 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6 होगा, और वो 3 टाइम्स साइन ऑफ 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6, तो साइन ऑफ 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6 तो किसके इक्वल है? I2। तो I1 इक्वल टू 3 टाइम्स I2 माइनस 1 से लेके 2 माइनस 1 से लेके 2 क्या बचेगा यहाँ पर? x लिमिट -1 से 2 है। कहाँ पर? ओरिजिनल लिमिट इज -1 से 2। I1 में I2 में से 1 से 2 ही कर -1 से 2 है। सोल्यूशन में -1 से 2 सॉल्यूशन में -1 से 2 दिया है। -1 से 2 दिया है तो फिर ये इसमें और कुछ करने से तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो डायरेक्टली आ जाएगा, रिमूव नहीं करना। मतलब वो माइनस टाइप वो इंटीग्रेशन के अंदर वो आ गया तो दिख नहीं रहा है। तो -1 से 2 है तो फिर तो क्या है? फिर फिक्स प्रॉपर्टी लगाओगे आप, x की जगह पर ही क्या आएगा? 1 माइनस x, -1 से 2 है तो a प्लस b माइनस x की जगह पर क्या देगा? 1 माइनस x। तो I1 इक्वल टू -1 से 2 1 माइनस x, यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस x, और अगर यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस x रखोगे तो वापस x आ जाएगा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो वापस सेम आ गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो I1 इक्वल टू 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो I2 है और दूसरा वाला I1 है, x इंटू साइन ऑफ ये वापस I1 ही तो हो जाएगा, तो 2I1 इक्वल टू I2, दूसरा का I1 का I2 कितना होगा? तो 1/2। ठीक है, -1 से 2 होगा तो डायरेक्ट 1/2। फिर कौन सा है? देखो
तो इसके अंदर जिस तरह से पावर दे रखा है हम लोगों को 1 + x⁸8, इसको तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते, और 1 + x⁸8 और 1 - x⁸8 के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होगा कि जिसमें I1 I2 आप रिलेशन बना भी लोगे। और एक प्रॉब्लम ये भी कि I1 I2 का लिमिट भी अलग अलग है, तो फिर कुछ नहीं है। लिमिट सेम बनाने के लिए भी आपके पास इनफाइनाइट को 1 पे ले जाना होगा। अब अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास एक चीज तो हमेशा है, ट्रिगो x² + x⁸8 को हम लोग x⁴ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x² + x² है तो हम क्या लिखते हैं हमेशा x² + x²। अगर इसको मैंने x⁴ का स्क्वायर लिखा अगर, तो x⁴ को हम लोग या x⁸8 को हम लोग tan² थीटा ले लेते हैं, मतलब वही x⁴ को tan थीटा लेंगे। x⁸8 अगर tan² थीटा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 8 x⁴ 7 इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू x² थीटा, है ना, 8 x⁻² dx और इस तरफ d थीटा। अब लिमिट क्या होगा, अगर आप 0 रखते हो यहाँ पर तो tan 0 कब होगा, 0 पे। x को अगर इनफाइनाइट रखा तो tan इनफाइनाइट कब होगा, π/2 पे। लिमिट हो गया 0 से लेकर π/2, ऊपर dx की जगह पर क्या बच गया, 2 tan थीटा sec² थीटा d थीटा अपॉन x⁸8 आपका tan² थीटा है तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा जो कट हो जाने वाला है, और 8 x⁷ डिवाइड में आएगा, 8 x⁷ डिवाइड में होगा। x⁷ अगर x⁸8 अगर आपका tan² थीटा है, x⁸8 अगर आपका tan² थीटा है, x क्या होगा, थीटा सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना थीटा में, तो x क्या होगा, tan⁴ x⁷ क्या होगा, tan⁴/4। ये आपके पास बन गया। तो क्या हो जाएगा, I1 = 2 भी बाहर ले लो तो 2/8 is 1/4, 0 से लेके π/2 d थीटा अपॉन tan ये tan थीटा का डिवाइड में तो 7/4 - 1 3/4 ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, इसको एक बार ये छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि फाइनली आपको तो I1 और I2 का रिलेशन नहीं चाहिए, तो पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। I1 यहाँ तक आ गया। अब I2 में 1 - x⁸8 का पावर 1/8 है, x² - x² है तो फिर x को sin थीटा ले लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपको x⁸8 को sin² थीटा ले लेना चाहिए। I2 के अंदर मैं x⁸8 को क्या ले लेता हूँ, sin² थीटा। x⁸8 को sin² थीटा लिया तो क्या होगा, ये 8x⁷ dx is equal to 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ये वैल्यू रखा जाए, लिमिट क्या होगा, x को 0 रखा तो sin कब 0 होता है, 0 पे, 1 रखा तो sin कब 1 होता है, π/2 पे। इस लिमिट तो सेम हो गया, ठीक है। dx की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन 8x⁷ 8x⁷, और यहाँ पर अगर x⁸8 को आपने sin² थीटा रखा तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा, cos² थीटा का पावर 1/8, तो cos 1/4 थीटा। ठीक है, ये 2/8 बाहर 1/4, ये 1/4 बाहर चला गया, 0 से लेकर π/2 बचा। ये x को किसमें कन्वर्ट करोगे, sin थीटा में, तो x⁸8 अगर sin² थीटा तो x कितना, तो x को अगर sin 1/4 थीटा रखोगे तो ऊपर आया sin थीटा cos थीटा, नीचे sin 7/4 थीटा इंटू cos 1/4 थीटा। ठीक है, ये साइन अगर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, sin 3/4,
तो I2 इज इक्वल टू 1/4 0 से लेके 5/2 यहाँ पर हो गया sin रेज़ टू पावर 7/4 -1 तो 3/4 थीटा cos का पावर 1/4 ऊपर 1 है 1 माइनस 1/4 ऊपर 3/4 वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लो। ये तो देखो तो सेम क्वेश्चन बन गया I1 इक्वल टू I2 है सी आंसर। ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में एरिया डिस्कस कर रहे थे। हमने ये डिस्कस कर लिया था भाई कुछ नहीं होता अलग से, आपको सिर्फ एक काम करना है, क्वेश्चन देखा उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किसका इंटीग्रेशन करना, किसके इंटीग्रेशन में से किसका इंटीग्रेशन सबट्रैक्ट करना अगर जरूरत हो तो। आपको बोला जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x का इंक्लोजन एरिया फाइंड करना है। कौन सा ग्राफ है? कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड y इक्वल एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड y इक्वल टू मॉड x v शेप राइट। तो दो अलग अलग कर्व आया, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये y इक्वल टू मॉड x हो गया, v शेप होगा। अच्छा कहाँ ब्रेक होगा ये? कहाँ कॉर्नर पॉइंट बनाएगा? 0 पे। तो मॉड x मतलब 0 से आप लोगों का v शेप बन गया राइट। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो अगर ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करो पता कर लेते हैं। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सोल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, दोनों को अगर सोल्व करते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? 0,0। दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? 1। तो ये 0,0 पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? 1,1 पॉइंट है, 0,0 है 1,1। आपको ये एरिया फाइंड करना है। अच्छा ये और ये सिमेट्रिक होंगे क्योंकि मॉड्यूलस भी इवन फंक्शन है, तो मोड के लिए सॉरी y एक्सिस के लिए मिरर इमेज बनाना है और y इक्वल एक्स स्क्वायर भी मिरर इमेज बनाना है, तो इसका जितना एरिया होगा उसका डबल ही तो करना है। तो इसका एरिया ढूंढोगे कैसे? ग्राफ बन गया, क्या करें? किसका इंटीग्रेशन करें? पहले y इक्वल टू मॉड x के 0 से 1 तक पहले आपको लिमिट चाहिए होगा, तो यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट कौन सा होगा? 1,0। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे? किसके रिस्पेक्ट? वैल्यू किसकी रखेंगे? y की। पहले इसकी वैल्यू रखेंगे। ये कौन सा लाइन है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, उसमें से क्या माइनस कर लो? जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक पूरा ट्राइंगल का एरिया देगा, वो आपको भले नहीं चाहिए, आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद किसका इंटीग्रेशन करोगे? पैराबोला का कहाँ से कहाँ तक? और पैराबोला मतलब कौन? एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर रहेगा उसका फिर इसका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, है ना। फिर आप इसको कर लेना। ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंक्लूजन करिए। कौन से कर्व है? दोनों पैराबोला और वो भी ठीक, आपको पता करना पड़ेगा कहाँ शिफ्ट किया गया है। उसके लिए क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? +1। तो दोनों साइड अगर आपने +1 किया तो y +1 इक्वल टू कहाँ शिफ्ट हुआ है? 1, कौन सा क्वाड्रेंट? 1,-1 कौन सा क्वाड्रेंट? अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड है, प्लस है ना यहाँ पर।
तो अपवर्ड है, कहाँ पर शिफ्ट हुआ था 1, 1, -1 पे 1, -1 होगा, वहां से अपवर्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट भी करेगा। एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 y। आपको क्या क्या चाहिए, शिफ्टेड पॉइंट मिल गया, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहे हो वो पता कर लो। एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई को 0 रखोगे, वाई को 0 रखा आपने, x² - 2x से x कॉमन, तो दो फैक्टर कौन कौन से 0 और 2 0 और 2 ऐसा मेरा होगा। ये 2, 0 ये 0, 0 ये वर्टेक्स 1, -1। अब यहाँ आ जाओ, ये भी पैराबोला है, वो भी शिफ्टेड। तो पहला तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस कॉमन कुछ भी बोलते हैं, प्लस 9 ठीक क्या हुआ x - 3 का होल स्क्वायर या माइनस y के साथ कोई टर्म नहीं तो माइनस कॉमन y माइनस 9 कहाँ शिफ्ट हुआ 3, 3, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 3, 3 2 यहाँ है तो 3 आगे कहीं होगा और 3, 9 तो कहीं ऊपर होगा, है ना पॉइंट काफी ऊपर होगा 3, 9 और वहां से कैसा पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड कैसा पता चला माइनस है तो डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, y को 0 रखा तो x की वैल्यू मतलब दो फैक्टर 0, 0 और 6, एक तो 0, 0 से पास हो ही रहा होगा और दूसरा 6, 0 कहाँ से पास हो रहा होगा 6, 0 ऐसा कुछ होगा। ये जो पैराबोला होगा, ये जो अपवर्ड जा रहा था वो कहीं ना कहीं जाके इस पैराबोला को कट करेगा, करते होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज होगा। उसके लिए आप क्या करते, दोनों के y को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों के y को अगर इक्वेट करते हो तो क्या होगा x² - 2x इज इक्वल टू 6x - x² तो 2x² - 8x इक्वल टू 0, क्या कॉमन 2x, तो एक कॉमन पॉइंट तो पता ही था 0, 0, दूसरा पॉइंट 4, 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, ये पॉइंट मिल गया आपको। इसका कोऑर्डिनेट कितना, x का कोऑर्डिनेट 4, वर्टेक्स का 3, 9, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x मिला 4, अगर x को 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 8 तो 4, 8, ये पॉइंट आया 4, 8। आपको दोनों का इनक्लोज रीजन का एरिया फाइंड करना था, आपको ये एरिया फाइंड करना था। ग्राफ बनाया तो पता चल गया एरिया ढूंढना किसका। अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन करने, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, पहले तो लिमिट चाहिए, क्या चाहिए आपको हमेशा लिमिट चाहिए। तो लिमिट के लिए आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, तो जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 0, तब 0 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन करोगे किसका, 0 से लेके 4 तक सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये डाउनवर्ड पैराबोला का वैल्यू किसकी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट x की है, वैल्यू किसकी चाहिए y क्या होगा 6x माइनस, अच्छा जैसे आपने 6x माइनस x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये एरिया मिलेगा, ये नहीं चाहिए होगा तो किसके अंदर का कर रही है एरिया, इस वाले ग्राफ के डाउनवर्ड पैराबोला उतना सब्ट्रैक्ट कहां से कहां तक 2 से 4 तक किसका x² - 2x का, ये वापस ग्राफ से पता चला 2 से लेके 4 तक का आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आपको ऊपर का एरिया मिला। नीचे का इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अपवर्ड पैराबोला का 0 से 2 कौन सा पैराबोला है, y की वैल्यू चाहिए होगी x² - कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू आगे माइनस की लगेगा। तो आपने बोले दोनों फंक्शन सेम ही है, ये 0 से 2 है, ये 2 से 4 है, अगर मैं लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ तो वापस साथ में
जोड़ भी तो सकता हूँ 0 से 2 और 2 से 4 कब क्या लिख सकते हो क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू 0 to 4 6x माइनस x स्क्वायर dx माइनस 0 से लेके 4 x स्क्वायर माइनस 2x dx इसका इंटीग्रेशन बात आ जाएगी। बस ध्यान क्या रखोगे y एक्सिस के नीचे है और अगर आप y की वैल्यू रख रहे हो और x एक्सिस के नीचे और आप y की वैल्यू रख रहे हो तो आगे माइनस लगाना नहीं भूलना है। y equal to x mod x equal to 2 and x equal to minus 1. Y equal to x mod x equal to 2 and x equal to minus 1. इसके बीच का एरिया फाइंड करें। y equal to x mod x इसका ग्राफ बनाना है, किसको हटाना पड़ेगा? mod x को, mod की दो पॉसिबिलिटी, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो y क्या हो जाएगा और अगर x लेस देन 0 होगा तो y क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ पैराबोला कौन सा अपवर्ड पैराबोला पर वो अपवर्ड पैराबोला में आप सिर्फ आधा ही ड्रॉ कर पाओगे इस तरह का ही ड्रॉ कर पाओगे क्यों क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब बन रहा है जब x पॉजिटिव हो गया x नेगेटिव की बन ही नहीं रहा और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ तभी आधा ही बनेंगे क्योंकि तभी बन रहा है जब x लेस देन 0 है तो दोनों पैराबोला हाफ हाफ बनेंगे अगर पूरा बना ले तो पूरा गलत ऐसा कुछ ग्राफ देखिएगा। ठीक है अब आप लोग का x इक्वल टू 2 की लाइन कैसे होगी पैरेलल टू द y एक्सिस यहाँ पर x इक्वल टू 2 की लाइन होगी और x इक्वल टू माइनस 1 वो भी पैरेलल टू द y एक्सिस तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो ग्राफ बन गया अब तो किसका इंटीग्रेशन -1 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट किसकी वैल्यू y की वैल्यू कौन सा ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू प्लस 0 से लेके 2 तक अपवर्ड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है राइट इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x³ 3 लिमिट 0 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 0 माइनस ऑफ -1 का क्यूब -1/3 तो माइनस और यहाँ पर 8/3 हो जाएगा -0 से 0 हो जाने वाला 8/3 + 1/3 आपको दिया जाए mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 एंड एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 एंड एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है कैसे करेंगे कौन सा ग्राफ होगा कौन सा ग्राफ होगा mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 एंड एक्सिस किसको हटाओगे किसको हटाएंगे मोड को हटाएंगे ये क्या है आपको क्या लग रहा है किसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन मुझे लगता है कितने स्ट्रेट लाइन है ये स्क्वायर है
क्या ये स्क्वायर है, तो ये 4 लाइन है। ये कितनी लाइन से? 4 लाइन। एक बार x और y दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, तो आपका लाइन क्या बना होगा? If x is greater than 0, y is greater than 0, तो लाइन क्या बनेगा? x plus y equal to 1। कब? When x greater than 0 and y greater than 0। इसका लाइन बनाऊंगा तो लाइन के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, x एक्सिस पर x को 0 रखा तो y की वैल्यू, y को 0 रखा तो x की वैल्यू, लाइन बनेगा। बट ये लाइन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, आपने इसको एक्सटेंड कर लिया तो 0 मान। आपको इसमें एरिया का सब्जेक्टिव है तो सिर्फ आपको ग्राफ के मार्क्स है, मान के चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मोस्टली आएगा ही, तो आप मान के चलो कि 3.5 मार्क्स सिर्फ आपको ग्राफ के मिलने वाले हैं। अगर एक भी लाइन अगर एक्सटेंड भी हो गया तो 0 मार्क्स, क्योंकि ये लाइन बनी कब रहा है? जब x और y पॉजिटिव है। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, x नेगेटिव y पॉजिटिव है ना, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x को 0 रखो तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखो तो x की वैल्यू -1। आप यहाँ पर आ गए 0 कॉमा और ये -1 कॉमा 0। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो -x - y इक्वल टू x नेगेटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? और x को 0 रखा, y की वैल्यू -1, y को 0 रखा, x भी -1, ये पॉइंट आया 0 कॉमा। लास्ट पॉसिबिलिटी, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x - y इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, x को 0 रखूंगा तो y -1, y को 0 रखूंगा तो x 1। इसका और एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना, मतलब आपको पूरा एरिया फाइंड करना है। सिमेट्री की होगा तो एक एरिया फाइंड कर लेता और इंटू 4 कर लेता। तो कोई एक एरिया फाइंड करना है, तो एक एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? ये वाला कर लेते हैं अगर, तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 1 x के रेशियो पे इंटीग्रेशन। ये लाइन है, किसकी वैल्यू चाहिए? y। अगर x plus y 4 है तो y कितना? x plus y 1 है तो y कितना? 1 minus x का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का x का लिमिट 1 रखोगे तो 1 minus 1/2 तो 1/2, 0 का तो 0 आएगा। आंसर 2 स्क्वायर रूट। अब नॉर्मली एक बार चेक करके देखते हैं, ये है तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए तो क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ 1 into 1, हाफ। ऐसा कितनी बार है? तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। y equal to 2 raised to x and y equal to 2x minus x square, इसका इनवर्स रिजल्ट आएगा। y equal to 2 raised to x and y equal to 2x minus x square। अच्छा, और भी इसमें लाइन भी दिया हुआ है, x equal to 0 and x equal to 2, ये चारों के बीच का एरिया फाइंड करना है। y equal to 2 raised to x, y equal to 2x minus x square, x equal to 0 and x equal to 2, इसके बीच का एरिया। और कौन सा ग्राफ है? y equal to 2 raised to x कौन सा ग्राफ हो गया? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट है सेकंड, ऑलवेज पासिंग थ्रू 0,1 by y equal to 2 raised to x, कोई भी y equal to 2 raised to x है, a raised to x, 3 raised to x, 10 raised to x, कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कहां से पास होता है? 0,1। y equal to 2 raised to x, y equal to 2 raised to x का ग्राफ होगा, तो कहां से पास हो रहा है? 0,1 से। ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ कौन सा है? पैराबोला, और वो भी शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट हुआ है? माइनस कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1, क्या बना ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन, क्योंकि y के साथ कोई एक्शन नहीं चाहिए,
1,1 डाउनवर्ड और 1,1 से कैसा पैराबोला डाउनवर्ड। 1,1 बेसिक लाइन में होगा कहीं पर, यहाँ पे होगा 1,1। और अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0। अगर मैंने y को इसमें 0 रखा तो एक से 2 फैक्टर आ रहे 1.2 0 and 2, तो ये पॉइंट 0,0 ये पॉइंट। अच्छा ये और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्यों नहीं कर रहा हूँ, वैसे किसे पता नहीं। अरे यहाँ से पता है ना, ये कहाँ से पास हो रहा है 0,1 ऊपर ही जा रहा है, इसका पॉइंट ही 1,1 है, ये तो ऊपर ही नहीं निकल गया। तो अब आपको एरिया ढूंढना है x = 0 और x = 2 के बीच में। x = 0 मतलब कौन, y एक्सिस, और x = 2 मतलब कैसी लाइन, पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू x = 2। आपको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2x वाले का 0 से लेके 2 तक किसका इंटीग्रेशन 2x का, तो आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि वो तो आपको एक्सिस तक का एरिया देगा, आपको चाहिए नहीं चाहिए वो नहीं समझ आता उसको, तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करोगे, पैराबोला 2x - x²। ठीक है, x = 1/2, x = 2, y = log x and y = 2x। इसके बीच का इंटरसेक्ट कौन से ग्राफ है, ये तो दो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, y = log x और y = 2x। y = 2x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कहाँ से पास होता है 0,1 से, 0,1 से, और y = log x, y = log x का ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट में नहीं होता है, थर्ड में नेगेटिव नहीं करता ना, लोग से पॉजिटिव वैल्यू की होता है, और लोग हमेशा कहाँ से पास होता है, लोग हमेशा कहाँ से पास होता है, लोग इसके एसिम्प्टोट कौन है y एक्सिस, और एक्सपोनेंशियल के एसिम्प्टोट कौन, ये x एक्सिस को टच नहीं करता, ये y एक्सिस को टच नहीं करता, ये 0,1 से पास होता है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल और लोग कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसमें नहीं, कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। मैं और मेरा इमेज हम दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते, एक ही जगह टच कर सकते। अगर मैं मिरर के पास जाके अगर चला जाऊँ तो मेरा इमेज भी मिरर से आ जाएगा। इस तरह के कोई भी फंक्शन और उसका इमेज और सॉरी उसका इनवर्स हमेशा अगर इंटरसेक्ट भी हुआ तो सिर्फ कहाँ हो सकता है, y = x की लाइन पे। फंक्शन और उसका इनवर्स किसके लिए मिरर इमेज बनाते हैं, y = x के लिए, है ना। तो ये दोनों इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। अब x = 1/2 और x = 2, x = 1/2 की लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 1/2, 0, फिर x = 2 की लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपको ये एरिया फाइंड करना है, बताओगे कैसे करोगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट पहले तो 1/2 से किसका इंटीग्रेशन 2x का, क्या हटाना पड़ेगा, पूरे सेट का किया तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया मिलेगा,
और क्या हटाना पड़ेगा 1 से लेके 2 तक के लिए किसका हटाना पड़ेगा? ये आपको सिर्फ ऊपर का एरिया मिला, अभी नीचे का एरिया बाकी है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 से लेके 1 तक का किसका इंटीग्रेशन? log x का अंदर तक का एरिया मिलेगा, पर कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में y की वैल्यू माइनस भी लेना पड़ेगा, तो 1/2 से 1 में भी माइनस log x है, 1 से 2 में भी माइनस log x, तो दोनों को साथ में जोड़ दीजिए, तो 1/2 से 2 कर देना चलेगा ना? ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। मोस्ट ऑफ टाइम जब एरिया के क्वेश्चंस अगर एंट्रेंस में पूछते हैं या बोर्ड में भी पूछते हैं तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। इनइक्वालिटी क्वेश्चन मतलब ऐसा बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y where y is greater than equal to 0 but less than x square plus 1, where y is greater than equal to 0 but less than equal to x plus 1, where x is between 0 से लेकर 2। आपको बोलते हैं इसका इंक्लूसिव एरिया निकाल के दो, तो इसको समझो। आप कभी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना सकते, मैंने बनता ही नहीं। ग्राफ किसका बनता है? इक्वालिटी का बनता है। ग्राफ कभी भी किसका बनता है? इक्वालिटी का बनता है। इनइक्वालिटी तो क्या देता है? आपको सेट ऑफ पॉइंट्स देता है, वो ग्राफ नहीं देता। वो क्या करता है? एक रेंज देता है। तो आप अगर यहाँ पर ग्राफ बनाओगे तो किसका ग्राफ बनाओगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाओगे। आप अगर ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओगे। आप ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन सा ग्राफ है? कहाँ से किया है? 0,1 y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो कहाँ से किया है? 0,1 पे 0,1 पे शिफ्ट किया है और अपवर्ड पैराबोला ऐसा कुछ होगा। 0,1 पे आपने शिफ्ट कर दिया। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्ट्रेट लाइन, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। ये जो लाइन होगा वो पैराबोला को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, फिर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना लेते तो एग्जैक्ट ग्राफ पता चल जाएगा। और यहाँ पर ग्राफ बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, आप अपना आंसर शीट में बनाओगे, बट अच्छा दिखेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों y को इक्वेट कर लो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 और 1 बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्या कॉमन x, तो क्या आएगा? दो वैल्यू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 आएगा। दो पॉइंट हमें पता ही था कि यहाँ से तो पास वही रह रहा है, और x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 2। तो जो दूसरा पॉइंट होगा आपका वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? 1,2। लाइन बन गया, पैराबोला बन गया। अब तीसरा कौन है? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 मतलब कैसी लाइन होगी? पैरेलल टू द, ये जो पॉइंट है 1,2 वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0 तो 2,0 जहाँ से लाइन आपके पास होगी x इक्वल टू 2 की, इसकी आगे होगी कहीं तो। अगर x इक्वल टू 2 की लाइन अगर आप बनाओगे यहाँ पर, ये पैराबोला को मैं और एक्सटेंड कर लेता हूँ। x इक्वल टू 2 की लाइन ऐसी कुछ होगी, राइट? ये पॉइंट आ गया आपका 1,0, ये पॉइंट हो गया आपका 2,0। ये तो हो गया इक्वालिटी का ग्राफ। वो इनइक्वालिटी से हमें ये पता चलता है कि हमारा इंक्लूसिव रीजन कौन सा है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? अब ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा एक चीज कंफर्म हो रहा है यहाँ से, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी। ये सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट की बात है? जो भी इंक्लूसिव रीजन मिलेगा, जो भी कॉमन रीजन मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना है। अब जब इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो पैराबोला को लेकर दो पॉसिबिलिटी, या फिर ये लोग पैराबोला के अंदर की पॉइंट की बातें कर रहे हैं
ये तो पैराबोला के बाहर के पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं। पता कैसे करें कि कौन से पॉइंट्स ये लोग बातें कर रहे हैं? कोई भी पॉइंट लेने का, उसको पुट कर लेने का, या तो सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा। जब पॉइंट ही पुट करना है तो सबसे इजी ओरिजिन पुट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये ओरिजिन जो है वो पैराबोला के बाहर है, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा या तो नहीं करता। पुट करके देखते, y को 0 रखा, x को भी 0 रखा, तो 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये लोग पैराबोला के बाहर की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो कौन सी बात होती? पैराबोला के अंदर की बात। पॉसिबिलिटी दो ही था, पैराबोला के बाहर या पैराबोला के अंदर। पैराबोला के बाहर जो 0,0 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पैराबोला के बाहर की बात करें। पैराबोला के बाहर आए, अब इस पे चले जाते हैं। लाइन को लेकर भी दो पॉसिबिलिटी, लाइन के नीचे या तो लाइन के ऊपर 0,0 पुट करते हैं। y को 0 रखा, x को 0 रखा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका के लाइन के नीचे, पैराबोला के बाहर, पैराबोला के नीचे नहीं, पैराबोला के बाहर, लाइन के नीचे। तो अभी तक आप लोगों का इंक्लूड रीजन जो मिला हो इस लाइन के नीचे है, पैराबोला के बाहर है, मतलब इतना पार्ट मिल रहा है, करेक्ट। और तीसरा, x की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए। इस 2 को लेके दो पॉसिबिलिटी, राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। लेस देन 2 है तो कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। लेस देन 2 है तो कौन सा साइड? आपका इंक्लूजन कौन सा हो गया? लाइन के नीचे, पैराबोला के बाहर और इसके लेफ्ट साइड। तो आपका इंक्लूजन ये होगा पूरा, ये दिया वो इनइक्वालिटी से मुझे पता चलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिन ही पुट करना है। मैं ओरिजिन इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर आपको 0,0 की जगह पर आपको 1000,39 भी पुट करना होगा तो भी कर सकते हो, पर फायदा नहीं है ना, फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे 1000,39 का। तो इसलिए वही पुट करेंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि आप 2 पॉइंट यहाँ पुट करके चेक करोगे, वही पॉइंट आपको यहाँ पुट करके चेक करना है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, पॉसिबिलिटी दो ही मिलने वाली है हमेशा। लाइन होगा तो भी दो पॉसिबिलिटी, लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। जो भी पॉइंट लिया आपने, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता तो वाला रीजन, नहीं करता तो उसका ऑपोजिट रीजन। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना। तो इसका एरिया फाइंड करना आप क्या करोगे? 0 से लेके 1 तक किसका इंटीग्रेशन? पैराबोला के अंदर तो कर में, तो 0 से लेकर 1 तक पैराबोला का विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला मतलब y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 से लेके 2 तक लाइन का x प्लस 1 तो इसका इंटीग्रेशन। इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन आता तो इंटीग्रेशन तो कभी गलत होने ही नहीं वाला है। समझा है? आपको बोले mod y is equal to mod of log mod x and axis। एरिया फाइंड करना है। mod y equal to mod of log of mod x। हमने आपको सबसे पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था अभी, कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। सबसे पहले किसका बनाएंगे? y इक्वल टू जो आपका बेसिक ग्राफ है उसमें बनाएंगे y इक्वल टू log x का ग्राफ। y इक्वल टू log x का ग्राफ तो सिंपल से ही है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड फोर्थ। y इक्वल टू log x का ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ। ये हुआ कि y इक्वल टू log x का ग्राफ हुआ। अब इसमें यहाँ पर x की जगह पर mod x लगाया, इस ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आज जाके सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सीखो वापस एक बार रिवाइज करो। mod x लगाया, पहले आप लोग log x और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले पा रहे थे, अब आप x की नेगेटिव भी ले पाओगे क्योंकि mod है। mod लगते ही वो कौन सा फंक्शन बन गया? इवन फंक्शन बन गया। और हर इवन फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक होते हैं? इसका इमेज बनेगा यहाँ पर
एक्स में जब भी मोड लगता है तो आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे स्टेप लिखाए थे। मैंने आपको बोला था जब एक्स में आप मोड लगाते हो तो आपके ग्राफ का अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई पार्ट होगा, इस वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पार्ट होगा तो उसको पहले हटा दिया करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक्स में मोड लगता है सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जानी चाहिए, तो नेगेटिव में जितना पार्ट होगा वो हटा दिया जाएगा और राइट हैंड साइड में जितना पार्ट होगा उसका इमेज बना दिया जाएगा। कोई मुझे बोले कि कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ है, इसमें फिर मैंने एक्स में मोड लगाया, इसमें एक्स में मोड लगाते ही क्या होगा, ये हटेगा और इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ये एक्स में मोड लगाने का, तो ये अभी किसका ग्राफ हुआ आपके सामने, log mod x का। फिर पूरे में मोड लगाना है, पूरे में मोड लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे वाले हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो मिल रहा है वो सारी वैल्यू सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, हटेगा नहीं। ये यहाँ से नेगेटिव से जाएगा और ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यू। ये किसका ग्राफ हुआ जो मैंने बनाया, y इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ mod x का। ये जैसे आगे जाते जाते डिस्टेंस कम होता जाएगा, एक टाइम पर ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा, बट टच नहीं करता होगा। अब आपको y में मोड लगाना है। y में मोड लगाते हैं तो क्या होता है, x एक्सिस के नीचे जितना ग्राफ होता है वो हटता है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कर ली है, और किसके रिस्पेक्ट में इमेज बनाएगा, x एक्सिस के। y x में जब मोड लगता है तो y का इमेज बनता है, y एक्सिस का। y में जब मोड लगता है तो x का इमेज बनता है, इसका ही एग्जैक्टली पार्ट नीचे आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ देखिए, आपको बोला है कि ग्राफ और एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है। ये ऑलमोस्ट एक जगह पर ऑलमोस्ट टच कर रहा होगा, ऐसे दिखेगा, तो आपको इनक्लोज रीजन में ये इनक्लोज रीजन होगा, ये इनक्लोज रीजन होगा, ये इनक्लोज रीजन जैसा दिखेगा और ऊपर भी दिखेगा। ये चारों सिमेट्री के होंगे, तो कोई एक फाइंड करेंगे और इंटू 4 कर लेंगे, तो एरिया क्या होगा, 4 टाइम किसका इंटीग्रेशन, 0 से लेके 1 का इंटीग्रेशन, 0 से लेके 1 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किसका करने वाले हैं, आप अगर ये फंक्शन की बात कर लो, ये वाला है ना, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ये ग्राफ कहाँ से आया था, नीचे जो ग्राफ था वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, राइट, तो नीचे जो था वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो ये किसका इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, मॉड का तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, मॉड तो हटाते हैं हम हमेशा, तब किसका इंटीग्रेशन, log x का कर लेते हैं। अच्छा, log x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इंटू 1 करके बाय पार्ट करोगे, राइट, इंटू 1 करके जब आप बाय पार्ट करोगे तो आपका log x का इंटीग्रेशन इंटू 1 करके बाय पार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये v ये u, तो x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, 1 का इंटीग्रेशन x को x और x पर दिया होगा, वापस क्या बचा होगा 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 1, सब पुट करो, आपका लिमिट -2 है। अगर आप 1 रखोगे यहाँ पर तो log 1 की वैल्यू 0, क्या बचा यहाँ पर -1, माइनस लोअर लिमिट जब लगाओगे, तो लोअर लिमिट जब लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट, पर इसमें आप 0 अप्लाई करोगे कैसे जाए, क्योंकि लोग 0 एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वहां पर लिमिट लगाना पड़ेगा आपको। ये तो 0 हो जाएगा, पर आप इसमें 0 नहीं रख सकते ना, लोग 0 थोड़ी एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x सोल्व करना। ये तो चलो 0 है, ये समझ आए क्यों लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x कौन सा फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट, log 0 इनफाइनाइट को अप्रोच करता है ना, log x का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ है log x का, 0 पे किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट होता तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है,
पर आपको पता है कि आपको अगर कोई भी रूल अप्लाई करना है, स्पेशली एलो फिर रूल अप्लाई करते तो कौन सा फॉर्म चाहिए? 0/0 या तो मेन है लोग इसको क्या लिखो, लोग इसको तो कुछ नहीं कर सकता, ये एक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ और 1/0 इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाई तो एलो फिर लगेगा लोग का डिफरेंशिएट 1/x का डिफरेंशिएट तो 1/x अपॉन माइनस 1/x प्लस x फिर ऊपर देगा x जाएगा माइनस x उसमें तब x को 0 रख सकता हूँ तो 0 आ जाएगा, राइट? ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो आपके पास बचा क्या? एरिया माइनस x क्योंकि नीचे का पार्ट था y का और वो ऊपर गया था तो y नीचे था तो वो ऑलरेडी नेगेटिव था, आप उसका इंटीग्रेशन कर लो तो आपको यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ता, वैसे भी समझ में आता है ना। आप रेंज क्या ले लो तो 0 से 1 के बीच में लोग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती क्या, तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर पहले से चल रहा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो कर लिया ना। तो मेन है भाई ग्राफ, अगर ग्राफ आते हैं तो एरिया हो गया चैप्टर खत्म। ग्राफ ड्रॉ करते बाकी सब समझ आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों को एरिया इसके अंदर आप लोगों को मॉड्यूल भी